Good morning, all of you. In this part of mechanism of organic reaction, we will discuss about the stability of the carbocation. हम पहले से ही जो कार्बोकेटायन है उसकी डेफिनेशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी नोमेनक्लेचर, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस जो कार्बोकेटायंस हैं जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उन सभी कार्बोकेटायंस की हम स्टेबिलिटी के को कंपेयर करेंगे कि उन डिफरेंट कार्बोकेटायन में से कौन सा कार्बोकेटायन कम स्टेबल है, कौन सा ज्यादा है। तो कौन कौन सी पॉसिबल वेज हो सकते हैं इनकी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, अभी हम उनको देखते हैं। हम ये तो पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कार्बोकेटायन डिपेंड्स अपॉन द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बोकेटायन होते हैं उनमें जो सेंट्रल कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा, डिस्पर्सल मीन्स वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन से दूसरे और एटम्स की तरफ डिस्पर्स हो जाए, उन दूसरे एटम्स के ऊपर चला जाए, उसी को डिस्पर्सल कहते हैं। जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा पॉजिटिव चार्ज का, कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल कैसे हो सकता है, इस डिस्पर्स होने के तरीके कई हो सकते हैं, तो उनमें से कौन सा है बेस्ट वे, किससे डिस्पर्सल होगा ज्यादा और किस वे से डिस्पर्सल होगा कम, उसी के बेसिस के ऊपर हम कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है उसको डिटरमाइन करते हैं। अब काफी फैक्टर हैं जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम आ जाता है कि कार्बोकेटायन है ही कौन, उसका नेचर कैसा है, वो कौन है कार्बोकेटायन। फॉर एग्जांपल वो क्लासिकल कार्बोकेटायन है या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि क्लासिकल कार्बोकेटायन दिखने में कैसे होते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक कार्बन एटम के ऊपर आपको दिखाई दे, उसके 3 बॉन्ड्स दिखें, उसकी कोवेलेंसी आपको 3 दिखाई देती है, तो क्लासिकल कार्बोकेटायन है। इसके दूसरे वे में हमने आपको बताया था, जैसे बिल्कुल टॉप वाला जो कार्बन जिसके ऊपर देखो आपको एच भी बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, उस कार्बन को आप देखें जिसके ऊपर हमने एच दिखा रखा है एक बॉन्ड, उस कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो हमने सिंपल लाइन से दिखा रखे हैं और 2 बॉन्ड उसके हमने डॉटेड लाइन से दिखा रखे हैं, मीन्स कोवेलेंसी इसकी 5 है यहाँ पे। तो ऐसा कार्बोकेटायन जिसकी कोवेलेंसी आपको 5 दिखाई दे, जिसमें आप डॉटेड लाइन भी देखें, जो डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डिस्पर्स हो चुके हैं इन 3 कार्बन एटम्स के ऊपर। तो जिन कार्बन एटम जो इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, एक बॉन्ड में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन अब डिस्पर्स हैं ओवर दीज 3 कार्बन एटम, तो इसलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हम कहते थे। तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। मीन्स हम नेचर की बात कर रहे हैं कि कार्बोकेटायन आखिर है कैसा, क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है। सिमिलरली आपके जो कार्बोकेटायन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी है तो कितनी स्टेबिलिटी होगी, सेकेंडरी है तो उससे ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी है तो उससे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यही चीजें हमें साथ ध्यान नहीं रखनी होती कि सिर्फ हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को देखें, उसके अंदर हमें कुछ और फैक्टर्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहले मान लीजिए सिंपल इसमें आप देखें तो इस कंपाउंड के अंदर जो आप स्टेबिलिटी देख पाएंगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो सिर्फ किस बेसिस के ऊपर आप देख पाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे कि इसके अंदर आपके हाइपर कंजुगेशन है या नहीं है। तो जो सबसे पहला जो आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देयर आर 3 अल्फा। देखो नेक्स्ट में देखेंगे तो देखो कितने आ जाएंगे, ये अल्फा और ये भी अल्फा, बोलो कितने हो गए, 6 अल्फा। अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन में देखेंगे तो बोलो कितने आ जाएंगे, देखो 3 अल्फा, ये 3 अल्फा और 3 अल्फा, 9 अल्फा। मीन्स आपके पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर हो रहा है। तो इट मीन्स हमने क्या देखा, ये जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी किस बात के ऊपर डिपेंड की कि कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। अब जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी किस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और एरोमेटिसिटी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि एरोमेटिसिटी देखने के लिए आपको उस कंपाउंड के अंदर क्या देखना पड़ता है, आपको उस कंपाउंड के अंदर ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं, पहली चीज ये देखते हैं। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या था जो आपने देखा था, एन की वैल्यू 0 1 2 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर आप 0 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 6 हो या 10 हो, यानी 4 4 का गैप एंड सो ऑन। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सिस्टम में है तो वो एरोमेटिक होता है, तो वो सिस्टम कैसा होता है, एरोमेटिक। दूसरी, उस कंपाउंड के अंदर आपको साइक्लिक कंजुगेशन दिखनी चाहिए। तो अगर ये 2 फैक्टर दिखते हैं तो वो कंपाउंड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो 2 चीजें क्या क्या होनी चाहिए किसी कंपाउंड के अंदर, 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन हो प्लस में साइक्लिक कंजुगेशन हो तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाता है। तो आपके पास दो ऐसे कार्बोकेटायन है, एक कंपाउंड ऐसा जो एरोमेटिक है, दूसरा ऐसा जो एरोमेटिक नहीं है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एरोमेटिसिटी फैक्टर डोमिनेट्स कर जाता है दूसरे के ऊपर, तो वो कार्बोकेटायन जिसके अंदर आपके एरोमेटिसिटी होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन, इसमें आप देखें जो पॉजिटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है और दोनों साइड से कंजुगेशन में है, चाहे आप राइट में देखें चाहे लेफ्ट में देखें, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल, यानी पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन एटम के ऊपर उसके बाद सिंगल फिर डबल है, पॉजिटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल है, मींस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा। प्लस आप इसके अंदर सिस्टम के अंदर काउंट करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देयर आर ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो जो हमने एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 4n + 2 पाई के अनुसार 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। साइक्लिक कंजुगेशन है, साइक्लिक और एसाइक्लिक का फर्क क्या होता है? साइक्लिक और एसाइक्लिक का देखो फर्क कुछ ऐसे होता है, देखो हम आपको थोड़ा सा और बता दें, एक सिस्टम और देखो मैं आपके सामने ड्रा करके दिखा देता हूं। मान लीजिए ये हमने साइक्लो ब्यूटिनाइल बना दिया सिस्टम, आप इसमें देखें ये पॉजिटिव चार्ज देखो इस साइड से जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन से आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है, मींस दोनों साइड से कंजुगेशन में नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ सर्कल के अंदर रिंग के अंदर दोनों साइड से कंजुगेशन में हो तो उसे साइक्लिक कंजुगेशन कहते हैं, अदरवाइज साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। अब इस कंपाउंड के अंदर जो साइक्लोब्यूटिनाइल कैटायन इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं बन पाई, इधर से तो ये कंजुगेशन में देखो हो गया, लेकिन इस दूसरी साइड से वो कंजुगेशन में नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे हम देखें कि उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है भी या नहीं है। तो आपने देखा कि जो साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन है उसके अंदर तो क्या है, साइक्लिक कंजुगेशन है, और दूसरे जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी साइक्लोब्यूटेनाइल केटायन उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं थी। क्लियर हो गया? तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो एरोमेटिक जो कोई भी कंपाउंड होगा उसमें दोनों बातों का होना जरूरी है, उसमें साइक्लिक कंजुगेशन भी हो और उसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो, तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। देखो अब इसके अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल हुआ, जैसे हमने मूवमेंट दिखा दी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो पॉजिटिव चार्ज जो जिस कार्बन एटम के ऊपर पहले था अब दूसरे कार्बन एटम के ऊपर आ गया एंड सो ऑन, और ऐसे डिस्पर्सल होता रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमने ऐसा ले लिया जैसे एलाइल कार्बोकेटाइन लिया, इसके अंदर आपकी रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी। पिछला जो कंपाउंड था आपका साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन उसमें आपने क्या देखा, उसके अंदर एरोमेटिसिटी भी है, वो एरोमेटिक भी है, प्लस उसमें रेजोनेंस भी चली कि देखो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल हो गया। अब नेक्स्ट जो हम कंपाउंड ले रहे हैं इसके अंदर सिर्फ रेजोनेंस चलेगी, एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, इसमें रिंग सिस्टम ही नहीं है। तो एरो ये आपका रेजोनेंस क्यों चली, क्योंकि सिंपल कंडीशन के जो पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ किस में है, देखो कंजुगेशन में है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की देखो शिफ्ट हो गए उस कार्बन एटम की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल हो जाता है। तो इसके अंदर क्या चली, सिर्फ रेजोनेंस। तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हुआ आपका, आपकी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बाद कौन आया आपका, रेजोनेंस फैक्टर, तो हमें रेजोनेंस देखा जाता है। तो मीन्स दो कंपाउंड ऐसे हो जिसमें एक में तो रेजोनेंस भी है प्लस एरोमेटिसिटी भी है, तो एरोमेटिक फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो आपके कौन ज्यादा, ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द एलाइल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट एटम हैविंग द लोन पेयर। अब इसमें आप देखें वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट एटम के ऊपर मींस ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, देखो लोन पेयर के लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर उसके ऊपर क्या है बोलो, पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फिर से डिस्पर्सल हो जाएगा, ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस चलेगी इसके अंदर, ये लोन पेयर को क्या करेगा यहाँ पे डोनेट करेगा, जिसकी वजह से अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इससे क्या हुआ, देयर अकर्स द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो कैसे कैसे सकता है, किन डिफरेंट वेज से पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो सकता है। अब हमारे पास डिफरेंट डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन थे, जैसे मैंने ये पहले देखा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन था। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो फैक्टर है और किस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को अफेक्ट करते हैं। आपका कार्बोकेटाइन देखो साइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक है तो कौन सा रिंग है, साइक्लिक है मान लीजिए आपके सिर्फ ट्रायंगल की फॉर्म में बना हुआ 3 मेंबर रिंग है या 4 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है या 6 मेंबर रिंग है, तो इस वक्त जो स्टेबिलिटी है
द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिंग कार्बोकेटाइंस, और इन किसी भी कार्बोकेटाइन के अंदर कोई डबल, कोई ट्रिपल बॉन्ड, कोई कंजुगेशन और कुछ नहीं है। तो ऐसे सिंपल जो साइक्लिक कार्बोकेटाइन है, जो एलिसाइक्लिक सिस्टम है जिनके अंदर, उनके अंदर अगर कार्बोकेटाइन कोई जनरेट हो चुका है जैसे आपको दिख रहा है, तो फिर कौन ज्यादा स्टेबल? तो फिर जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड एंगल के ऊपर, साइज ऑफ द रिंग के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि आपने पढ़ा था जो सिंपल कार्बोकेटाइन होता है, उस कार्बोकेटाइन के अंदर आपके जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, उस कार्बोकेटाइन का जो कार्बन होता है, उसके जो 3 बॉन्ड होते हैं, जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए? 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री से डेविएशन है तो वो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन फ्रॉम द 120 डिग्री एंगल। अगर आप इन सभी में देखें तो जो आपके 3 मेंबर रिंग्स कार्बोकेटाइन है, उसके अंदर 60 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। नेक्स्ट जो 4 मेंबर रिंग है उसमें 90 डिग्री का आपका होगा, एंड सो ऑन। उसके बाद एंड सो ऑन आप सभी का नोट डाउन कर सकते हैं। तो मीन्स आपने इनके अंदर कितने का बॉन्ड एंगल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, वो हम आपके आगे जाके इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम सिर्फ ब्रीफ बता रहे हैं आपके इस फ्रंट स्लाइड के ऊपर, पहली स्लाइड के ऊपर। इनकी डिटेल अभी हम आगे आने वाली डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया, जो स्टेबिलिटी है डिफरेंट कार्बोकेटाइन की, जिनकी सेम डिग्री है, सेम साइज है, जैसे 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? डिफरेंट कार्बोकेटाइंस हैं। इनकी स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो आपका एरोमेटिसिटी फैक्टर होगा, फिर आपका रेजोनेंस फैक्टर चलेगा, फिर हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट, और फिर लास्ट में क्रॉस कंजुगेशन देखी जाती है। तो मीन्स कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एरोमेटिसिटी है और दूसरा कंपाउंड ऐसा जिसमें सिर्फ रेजोनेंस है, तो कंपाउंड कौन ज्यादा स्टेबल? जिसमें एरोमेटिसिटी है। कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें रेजोनेंस चल रही है, दूसरे में हाइपर कंजुगेशन है, तो कौन ज्यादा स्टेबल? जो रेजोनेंस चल रही है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द कंपाउंड जिसमें हाइपर कंजुगेशन चल रही है, एंड सो ऑन। इस टाइप से हम देखते चले जाएंगे, और एक्सेप्शंस कुछ कुछ मिलती हैं हर बार, तो उनको हम देख ही लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन के बीच। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटाइन है, उनका नेचर अलग है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो उनकी स्टेबिलिटी को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे या हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे। लेकिन ये तो हम जानते ही हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि किस जो इंडक्टिव फैक्ट है वो कैसा है, प्लस आई है या माइनस आई। फिलहाल हम प्लस आई की बात करेंगे, क्योंकि मोर द प्लस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देंगे उस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, तभी तो वो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन जब देंगे, किसको देंगे? जैसे आपने ये स्ट्रक्चर अभी दिखाई, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, CH3 जो ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। जब ये अपने प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज CH3 ग्रुप की तरफ आएगा। तो अभी हमने ये स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा की, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड द टर्शरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाला। तो ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किधर देगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपके कार्बन एटम की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा डिस्पर्स होके CH3 की तरफ आ जाएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज का उसी को तो डिस्पर्सल कहते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होगा? ये दो दो ग्रुप लगे हुए प्लस आई इफेक्ट वाले, these two plus I effect group causes the dispersal of positive charge to a large extent. Similarly, in case of the tertiary carbocation, there are the 3 plus I effect CH3 group and they causes the more dispersal of positive charge. Means primary, secondary और tertiary के अंदर आपने देखा कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है उसके अंदर 3-3 प्लस आई इफेक्ट वाले आपके आई ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा डिस्पर्सल करेंगे। तो मींस द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इन द टर्शरी कार्बोकेटाइन बाय 3 plus I effect CH3 group, then in secondary and the primary carbocation by only 2 and 1 plus I effect CH3 group जो आपके लगे हुए हैं। जो CH3 ग्रुप है ये कोई और नहीं, एल्काइल ग्रुप ही कहलाते हैं। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, काफी बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, देयर कैन बी टू डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, द टर्शरी कार्बोकेटाइन। जो फर्स्ट वे है वो आपका इंडक्टिव फैक्ट है, सेकंड हाइपर कंजुगेशन है। आमतौर पे जब हम एक्सप्लेन करेंगे आगे स्टेबिलिटी को तो हम हाइपर कंजुगेशन फैक्टर यूज कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में थ्योरेटिकल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो टीचर आपको ये कह सकता है
कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी इन द टर्शियरी कार्बोकेटायन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। तो उस वक्त आपको सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटायन। देखो दोबारा से हम ये स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर ड्रा की, मींस द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड ओनली विद वन R ग्रुप, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है। इसके अंदर आप देखिए जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइपर कंजुगेशन की पहले हमें कंडीशन का ही पता होना चाहिए कि देखो वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। और sp2 किससे अटैच होना चाहिए, एक ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो these are the must condition for any compound to show the process of the hyperconjugation. And the last condition is that the sp3 hybridized carbon atom must have at least one H, उसके ऊपर कम से कम एक H जरूर हो। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके पास तो 3 H है, CH3 के पास 3 H है। तो मीन्स ये कंडीशन थी हाइपर कंजुगेशन चलने के लिए। तो इट मीन्स जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है इसके अंदर आपकी हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको ओपन फॉर्म के अंदर दिखा दिया, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज उसके देखो 3 बॉन्ड्स, CH3 को भी हमने ओपन फॉर्म में दिखा दिया कि कार्बन उसके जो 3H उसके साथ अटैच है उनको HA, HB और HC से दिखा दिया, ताकि हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि किस तरह से हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस से पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है। तो वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसका जो नेबरिंग कार्बन एटम है उसके ऊपर जो HA आपको दिख रहा है या HB, HC, पहले हम HA को दिखा रहे हैं, वहां पे हमने 2 डॉट दिखाई है, रेड डॉट मींस एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट होते हुए इधर दिखाया, ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसका ये फील्ड ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका ये वैकेंट ऑर्बिटल, इनके बीच ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये, और यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जिस ऑर्बिटल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जिस कार्बन ने लेके और इसके साथ वो लोग क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग, देखो इस टाइप से, तभी तो ये नया बॉन्ड बनेगा। तो फिलहाल मैंने वो ओवरलैपिंग शो अभी आपको करके दिखा दी। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाने से क्या बन जाएगा, एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, देखो आगे नया बॉन्ड, और HA के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन एटम के ऊपर था वो HA के ऊपर आ गया, एंड सो ऑन। अब हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाएंगे कि H कार्बन और HB के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को हमने शिफ्ट किया, नया बॉन्ड कार्बन HA के बीच बन गया। अब HB के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ द टर्न ऑफ H कार्बन और HC के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने HB की तरफ शिफ्ट किया, वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन जाके कार्बन HB के बीच नया बॉन्ड बन जाएगा। नाउ द HC एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, इट मींस there occurs the dispersal of the positive charge. The positive charge which is previously present on the carbon atom now comes on HA, HB and the HC one by one, and thus there occurs the dispersal of the positive charge. Now the dispersal of positive charge takes place over the 3H atom. वही तो हमने कंडीशन बताई थी कि कार्बन ऐसा हो जो sp2 हो और वो sp3 से अटैच हो, और sp3 वाले कार्बन एटम के ऊपर कम से कम H जरूर हो, एक H जरूर हो, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल H के ऊपर ही होना होता है। तो जितने ज्यादा H होते हैं उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन के अंदर आपने देखा कि इसके अंदर 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन गई। सिमिलरली अगर ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी कार्बोकेटायन ले लेंगे कि वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2-2 R ग्रुप से अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है आपका। तो इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, देखो 2 CH3 लगे हुए हैं, एक sp2। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, मींस आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और वो एक sp3 से आगे अटैच है, जैसे CH3 उसके चारों बॉन्ड सिग्मा है, तो इसीलिए आपकी वो sp3 हो गया। तो उसके ऊपर जितने ज्यादा H उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी कार्बोकेटायन में देखें कि 2-2 CH3 ग्रुप अटैच हैं, तो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हो गए। तो इसके अंदर 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, उसी टाइप से जैसे हमने प्राइमरी कार्बोकेटायन के अंदर एक्सप्लेन किया। सिमिलरली टर्शियरी कार्बोकेटायन के अंदर देखेंगे तो इसमें 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा 9 अल्फा हो गए, तो 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। तो किसके अंदर ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी, किसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, टर्शियरी के अंदर। तो मींस देयर आर द 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम इन टर्शियरी कार्बोकेटायन
and 6 alpha hydrogen atom in secondary carbocation and only 3 alpha hydrogen atom in primary carbocation. So the dispersal of positive charge takes place to a large extent in tertiary carbocation, then in secondary and the primary carbocation. So the stability order will be the tertiary is more stable than secondary is more stable than primary carbocation. तो इस टाइप से आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये अगले कंपाउंड हमारे, पहला है हमारा प्राइमरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये प्राइमरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, देखो स्ट्रेट चेन के अंदर है, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हो गया। 4 कार्बन है तो आपका ब्यूटाइल हो गया। नेक्स्ट वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो दो कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी है। कार्बन 4 ही है टोटल तो इसलिए ब्यूटाइल हो गया, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी हो गया। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल हो गया। सो इट इज द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब अगर हम इनमें स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसके लिए हमने पहले ही आपको बताया है कि आपके कौन कौन से फैक्टर है जिसे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई एरोमेटिक तो नहीं इनमें से, तो हमने देखा कोई भी एरोमेटिक नहीं। फिर देखेंगे कि रेजोनेंस तो नहीं चल रही, रेजोनेंस भी नहीं चल रही किसी के अंदर भी, क्योंकि रेजोनेंस चलने के लिए क्या कंडीशन थी पीछे हमने बताया था कि वो कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो अल्टरनेटिवली होना चाहिए एक ऐसे एटम से, क्या हो या तो उसने डबल बॉन्ड बना रखा हो या उसके पास लोन पेयर हो, तभी वो रेजोनेंस प्रोसेस को शो कर पाता, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता है रेजोनेंस से। अब हाइपर कंजुगेशन, अब हाइपर कंजुगेशन देखेंगे इन सभी के अंदर। देखो जो पहली स्ट्रक्चर बनी आपकी प्राइमरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, उसमें देखे वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बिल्कुल एडजेसेंट वाला जो कार्बन है उसके ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, देखो ये अल्फा पोजीशन है तो इसके ऊपर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में देखें तो वो कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर उसके जो नेबरिंग कार्बन है जिसे अल्फा हम कहते हैं, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ही है। sp3 होने जरूरी है, हम आपको फिर बता रहे हैं, ये आपको खुद बार बार देखना होगा जब हम बोल रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो इट मींस वो sp3 के ऊपर अटैच है अल्फा हाइड्रोजन एटम, और वो sp3 sp2 से ही अटैच है, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसी से अटैच होना चाहिए sp3। ये ध्यान रखें, ये नहीं कि यूं तो देखो आपका नेक्स्ट जो ये CH3 ग्रुप है ये भी तो आपका sp3 ही है, लेकिन हमें कौन से sp3 देखने हैं, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 है, उस sp2 से कौन सा अटैच है sp3, तो हमें सिर्फ उन्हीं sp3 को देखना है जो sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन एटम है, उनके ऊपर कितने अच्छे, दीज आर दी अल्फा एच। तो आप ये गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे इस चीज की। तो टोटल कितने हो गए 3 + 2 यानी 5 अल्फा हो गए। नेक्स्ट के अंदर अगर आप इसी टाइप से देखेंगे जो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है तो आप देखिए इसमें 3 अल्फा, ये 3 अल्फा और ये 3 अल्फा, टोटल कितने हो गए आपके 9 अल्फा हो गए यहाँ पे। तो द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस में ज्यादा होगा आपके, जो आपकी स्ट्रक्चर नंबर जो 3 है, इसको हम स्ट्रक्चर नंबर 3 कह देते हैं, लास्ट वाली को स्ट्रक्चर नंबर 3 है आपकी, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गई, ये स्ट्रक्चर नंबर आपकी 1 हो गई। तो एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्सल पॉजिटिव चार्ज का किस में ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो 3 इज मोर, 3 के अंदर ज्यादा डिस्पर्सल होगा देन द 2 देन 1, और इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्टेबिलिटी ऑर्डर साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन के अंदर। तो पहले हम साइक्लोप्रोपिनाइल की स्ट्रक्चर देखो हम बना देते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या फैक्टर आपको दिख रहा है, देखो ये एरोमेटिक भी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों बातें आ गई, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, प्लस रेजोनेंस भी चलेगी इसके अंदर, और साइक्लिक कंजुगेशन भी है। दो बातें होती है एरोमेटिसिटी के लिए कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, देखो इसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, प्लस दूसरी बात इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन हो, तो इस कंपाउंड के अंदर आपकी साइक्लिक कंजुगेशन भी है। दोनों के दोनों फैक्टर अगर इसके अंदर आ गए तो इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, प्लस डिस्पर्सल आपका होगा इसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा भी, देखो तो रेजोनेंस प्रोसेस चली जिससे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया। अगर हम देखें सिंपली साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ आपकी जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो इसके अंदर वेरी हाई रिंग स्ट्रेन है, ये अनएक्सपेक्टेड आपकी कार्बोकेटाइन होता है 3 मेंबर रिंग। वैसे तो इसके अंदर एंगल ऑफ स्ट्रेन ज्यादा है तो ये आपका सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसी की वजह से अब इसमें हो क्या जाता है कि आपके जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उससे अगले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उससे अगले कार्बन को हम क्या कहते हैं बीटा, तो ये अल्फा बीटा के बीच क्लीवेज हुई, देखो इस टाइप से, और पॉजिटिव चार्ज का यानी जो सिग्मा बॉन्ड टूटा है सबसे पहले उसका डिस्पर्सल हुआ,
सिग्मा बॉन्ड के टूटने की उसकी मूवमेंट हुई। अब जो कार्बोकेटाइन बन गया है, अब ये आपका ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर रेजोनेंस चल सकती है। देखो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ किस में आ गया है, देखो कंजुगेशन के अंदर। नाउ द फर्दर डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस बाय रेजोनेंस, इसलिए हमने रेजोनेंस लिखा है। तो इनिशियली तो सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, लेकिन उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बन गया वो फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। दैट्स द रीजन कि क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये कार्बोकेटाइन इसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि वो कंपाउंड जो एरोमेटिक होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए जो साइक्लोप्रोपिनाइल है वो ज्यादा स्टेबल। तो साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन इज एरोमेटिक एंड इट गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय रेजोनेंस, while the cyclopropyl carbocation is not aromatic but it also gets stabilized due to the dispersal of positive charge by resonance. So overall net result क्या निकला कि आपके साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन से। नेक्स्ट हम देखते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन और एलाइल कार्बोकेटाइन के बीच। ये बेसिक चीजें हम हर बार स्क्रीन के ऊपर आपके लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते वक्त हमें कौन कौन से फैक्टर डोमिनेटिंग होते हैं। जैसे एरोमेटिक फैक्टर डोमिनेटिंग होता है रेजोनेंस के ऊपर, ये चीजें आपके दिमाग में रहें और जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आप इस बात को ध्यान में रखते उस चीज को देखते रहें। नेक्स्ट आपके आ जाता है विनाइल। विनाइल कार्बोकेटाइन के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं चलेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। ये कंजुगेशन में नहीं, डायरेक्टली उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है। और ऐसा कार्बन जो डबल भी बॉन्डेड होता है इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी है तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमने लिया एलाइल कार्बोकेटाइन। डबल बॉन्ड वो कार्बन जो डबली बॉन्डेड है उससे नेक्स्ट जो पोजीशन होती है उसे एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो वो कार्बन जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो अगला कार्बन होता है उस पोजीशन को क्या कहते हैं, एलाइलिक पोजीशन। और उसी एलाइलिक पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज कॉल्ड द एलाइल कार्बोकेटाइन। तो अब आपने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंजुगेशन में हो गया डबल बॉन्ड के साथ, तो इसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो बैक कार्बन एटम है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एंड thus there occurs the resonance. तो allyl carbocation gets stabilized due to the dispersal of positive charge by resonance, while there occurs no such resonance process in vinyl carbocation. तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गए, allyl carbocation are more stable than the vinyl one. नेक्स्ट हम देखते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन ही है लेकिन उनकी डिग्री अलग अलग हो जाए। जैसे ये हमने देखा वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटाइन हो गया। इसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चल रही है। कौन सी प्रोसेस चलेगी इसमें, रेजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, इसमें डिस्पर्सल स्टेप से हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा ये भी एलाइल कार्बोकेटाइन, लेकिन इसके अंदर वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपके दो कार्बन एटम से अटैच है, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों साइड में। तो इसके अंदर भी रेजोनेंस प्रोसेस तो चलेगी ही, प्लस इसमें आपके एक साइड के अंदर आपकी अल्फा हाइड्रोजन एटम भी आ गए। sp3 कार्बन एटम होना चाहिए, sp3 वाले हमें अल्फा देखने होते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि सर इधर भी तो ये अल्फा पोजीशन है, इसके ऊपर भी तो देखो आपका एक एच है, ये आप देख लें। नहीं, हमें इसको नहीं देखना। कंडीशन आप ध्यान रखें रेजोनेंस आपके हाइपर कंजुगेशन के लिए कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp3 से अटैच होना चाहिए। तो ये sp3 है, ch3 वाला बोलो क्या है, इट इज ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसके वाले एच हमें देखने हैं, तो 3 अल्फा हो गए। तो पहले वाले जो एलाइल कार्बोकेटाइन था उसके अंदर सिर्फ रेजोनेंस थी, यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही, प्लस साथ के साथ इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम भी हैं, तो 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर और भी बनेंगी, तो ये थोड़ा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी हो गया। तो इसके अंदर रेजोनेंस तो चलेगी ही क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, प्लस दो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम भी इसके पास अटैच है, तो 3 अल्फा और ये 3 अल्फा, टोटल कितने अल्फा हो गए इसके अंदर, 6 अल्फा हो जाएंगे। तो मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी। रेजोनेंस तो कॉमन फैक्टर हो गया सभी के अंदर। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, ओवरऑल ये निकला कि ऑन मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी एलाइल कार्बोकेटाइन the number of alpha hydrogen atom increases and the dispersal of positive charge also increases, क्योंकि रेजोनेंस फैक्टर आपका कॉमन है इन सभी के अंदर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनाइल कार्बोकेटाइन और बेंजोइलिक कार्बोकेटाइन के अंदर। तो फिनाइल में जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो जैसे अभी आपने देखा था पीछे विनाइल, उसमें भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज था, तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है क्योंकि
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर एस कैरेक्टर वाले कार्बन एटम होते हैं, तो इसके अंदर रेजोनेंस नहीं चलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम होता है उसको आप बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो इट इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है ये आपका, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है क्योंकि और कोई फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं है यहाँ पे। तो कौन सी प्रोसेस चलेगी इसमें? रेजोनेंस। देखो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन एटम के ऊपर, वो डबल बॉन्ड के साथ किस में है बोलो? कंजुगेशन के अंदर है, तो वो दोनों पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ, तो पिछले कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, एंड सो ऑन। फर्दर रेजोनेंस चलती रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता रहेगा। फर्दर देखो ये पॉजिटिव चार्जेस के ये डबल बॉन्ड से अटैच है, देखो इस टाइप से फर्दर ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की जब शिफ्टिंग होगी, ये हम बता रहे हैं, एंड सो ऑन। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन किस वजह से स्टेबल हुआ? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय रेजोनेंस, while no such resonance process occurs in case of the phenyl carbocation, so it is less stable। तो इसलिए बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो गया आपके फिनाइल कार्बोकेटायन से। अगर ये जो आपके बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, जैसे हमने एलाइल लिए थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अगर इनकी स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, जैसे ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन लेकिन प्राइमरी है, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस चलेगी, जैसे पहले अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपके सामने। अब ये कार्बन ये भी बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी हो गया। प्लस इसमें साथ के साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड देखो कार्बन एटम भी हो गया, देखो 3 अल्फा हो गए, तो इसमें वो रेजोनेंस तो चलेगी ही, ये तो कॉमन हो गई दोनों कंपाउंड के अंदर। प्लस इसमें 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगी। नेक्स्ट ये टर्शरी है, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज तीन तीन कार्बन से अटैच है। 3 कार्बन देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कार्बन दो तो CH3 हो गए, एक देखो बेंजीन रिंग वाला एक कार्बन है, देखो ये भी तो कार्बन ही है यहाँ पे। तो इसके अंदर टोटल आपके रेजोनेंस तो है ही +6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, देखो 3 + 3 6, तो मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हो जाएंगी, मोर डिस्पर्सल होगा पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस के साथ साथ। तो जैसे ही हम प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी बेंजाइल कार्बोकेटायन की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, सो द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी वन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपाइल कार्बोकेटायन और एलाइल कार्बोकेटायन को। ये प्रोपाइल लिया, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकेटायन ही है, कार्बन के ऊपर है। इसके अंदर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट चला, इंडक्टिव इफेक्ट चला, या सिंपली आप कह सकते हैं इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चली। देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट वाला आपका अल्फा पोजीशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो इसके अंदर आपके कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी? इंडक्टिव कह सकते हैं, या हमने बताया था दूसरा तरीका क्या होता है इसके अंदर, आप क्या कहेंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी इसके अंदर। सेकंड कंपाउंड के अंदर आप देखिए तो उसके अंदर कौन सी प्रोसेस चली? आपकी रेजोनेंस। और जैसे हम हर बार स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, रेजोनेंस फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द हाइपर कंजुगेशन फैक्टर और द इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो सेकंड आपका है एलाइल कार्बोकेटायन, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल है वो रेजोनेंस प्रोसेस से ही हो रहा है, और जबकि जो आपका प्रोपाइल कार्बोकेटायन है उसमें हाइपर कंजुगेशन चलेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा। तो allyl carbocation gets stabilized due to the dispersal of positive charge by resonance, while the propyl carbocation get stabilized due to the dispersal of positive charge by inductive effect or the hyperconjugation। हम यहाँ पे hyperconjugation लिख देंगे, तो इसीलिए कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? इसलिए आपका जो है बोलो कौन? allyl carbocation is more stable than propyl carbocation। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकेटायन और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइल के अंदर से। ये साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और दूसरा हम लेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो आप इसमें क्या देख पाएंगे कि इसके अंदर देखो ये कार्बन, जो ये नेक्स्ट कार्बन है, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इससे जो अगला कार्बन होता है इसके ऊपर 3 बॉन्ड तो देखो आपको दिख रहे हैं, और एक कौन है? एक H है, देखो यहाँ पे ये H है, और ये अल्फा पोजीशन है,
ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ये कैसा कार्बन एटम है? sp3। तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो एक अल्फा हुआ सिर्फ इसके ऊपर, तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर एक ही बनेगी, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा बाय द हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट हमने लिया बेंजेलिक कार्बोकेटाइन। बेंजेलिक कार्बोकेटाइन के अंदर आपकी रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी। देखो पॉजिटिव चार्ज जो है डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ गया, तो देयर अकर्स द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय रेजोनेंस प्रोसेस, जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो बेंजेलिक कार्बोकेटाइन गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय रेजोनेंस, while the cyclohexyl methyl carbocation gets stabilized due to the dispersal of positive charge by hyperconjugation। और आपका जो रेजोनेंस फैक्टर होता है वो डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन के ऊपर, तो इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? द बेंजेलिक कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन दी साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इस टाइप से पेपर में जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप इन छोटी छोटी बेसिक बातों को जरूर ध्यान रखेंगे उनका जवाब देने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्राईसाइक्लोमिथाइल कार्बोकेटाइन है, एक डाईसाइक्लोमिथाइल कार्बोकेटाइन, एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है इनके बीच में। तो देखो सबसे पहले ये हमने क्या ड्रा किया आपके सामने, ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो, साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, उसके बाद जो एक कार्बन आ गया, एक कार्बन है तो मिथ कह दिया हमने, तो मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है। इसके अंदर आप देखें हमने ये डिस्पर्सल किया, सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, वो पॉजिटिव चार्ज क्लीवेज आप ध्यान रखें हमेशा ही जब हमें ना तो रिंग एक्सपेंशन करनी हो ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन करनी हो, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अल्फा और बीटा के बीच में देखो हमने क्लीवेज दिखाई, दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट कर दिया इधर इस कार्बन की तरफ, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन ये अल्फा बीटा पोजीशन दो डायरेक्शन में है। देखो सेकंड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये बिल्कुल यही दोबारा ड्रा की, तो ये अल्फा है तो ये इधर दूसरी डायरेक्शन में बीटा है, देखो इधर बीटा, तो क्लीवेज यहां से भी हो सकती है इस अल्फा बीटा के बीच, देखो इस टाइप से। तो फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन गई। तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर हमने बताया जिसके अंदर वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर एक ही साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच है, ओनली वन। अगर एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच होता है जैसे अभी आपने देखा, तो कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनी? टू। देखो एक हमने ये इधर दिखाई थी लेफ्ट साइड में, एक ये राइट में, देखो होगी ना। तो दो आपकी स्ट्रक्चर बन गई, 1+2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक तो खुद है, दो और बन गई। तो ओवरऑल देखे तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। एक तो हमने खुद उसी स्ट्रक्चर को कहा है, ये तो हमने दो बार लिख के दिखाई आपको, इक्विवेलेंट का साइन है देखो बीच में, ये तो एक ही चीज है। दो स्ट्रक्चर और बनी है, एक राइट एक लेफ्ट में जो दिखाई, जिससे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये हमने आपकी दिखा दी ओवरऑल, जिसके अंदर जैसे हम बेंजीन के अंदर दिखाते थे डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और बीच में हमने दिखा दी उन सभी के बीच की स्ट्रक्चर की ओवरऑल कहाँ कहाँ डिस्पर्सल हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसमें दो दो आपके साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच हो गए। वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे दो दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग, अभी हम देख चुके हैं पहले ही कि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अगर एक ही साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच होता है तो दो स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे तो दो दो आपके अटैच हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर कितनी बन जाएंगी? टू मोर। देखो एक तो खुद है +2+2, +2 क्यों? एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग की वजह से, +2 क्यों? दूसरे साइक्लोप्रोपाइल। तो टोटल आपकी फाइव स्ट्रक्चर हैं, टोटल 5 हैं। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 1 खुद थी, तो इसलिए टोटल हमने 5 लिखा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपकी इसके अंदर 4 ही बनी, एक उसको इंक्लूड किया तब हम 5 बोल रहे हैं। वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो 2 बनी थी, एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग से 2 बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज तीन तीन आपके साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच है। मूवमेंट उसी टाइप से दिखाना है जो हमने पहले स्ट्रक्चर के अंदर शो कर दी थी सिंपली साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में। तो यहाँ पे एक तो एक खुद है, +2+2+2 तीन साइक्लोप्रोपाइल रिंग के लिए, तो टोटल 6 मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बन जाती हैं। तो इसलिए हमने देखा द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस ओवर द 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे हम 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, टोटल थी 7, लेकिन हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ओवर द 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, देन द 4, यहाँ पे 5 की जगह 4 लिख देंगे,
and the 2 resonating structures. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो आपकी 6, 4 और 2 ही बनी है। टोटल स्ट्रक्चर हमारे जो सम है वो 3, 5 और 7 है। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये ऐसा ही लिखेंगे कि द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज अकर्स द 6 resonating structure in tricyclopropyl methyl carbocation, then over the 4 and the 2 resonating structure in dicyclopropyl and the simply cyclopropyl methyl carbocation। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, जिसके अंदर आपके ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल वाला, देन डाईसाइक्लोप्रोपाइल, देन द सिंपली साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है देखो आपके सामने। इन सभी के अंदर अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे करेंगे एक्सप्लेन। देखो फिर वही बात आ जाती है, ये हमने दोबारा से स्क्रीन के ऊपर ले आए कि इन फैक्टर्स को तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। एरोमेटिक फैक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, देन रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड सो ऑन। तो ये सारी स्ट्रक्चर देखो हमने दोबारा से ड्रा कर दी। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहली स्ट्रक्चर में कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 है, ये तो आपको ध्यान रखनी है। अगर सिंगल बॉन्ड है उसके चारों तरफ तो ही sp2 है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड किससे अटैच है, उसके चारों तरफ बोलो कौन है, CH3 ग्रुप ही अटैच है, कुछ नहीं तो पॉइंट होता है, पॉइंट का मतलब कार्बन होता है। कार्बन है तो उस कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करेगा, तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर बोलो कौन अटैच है, ये CH3 ग्रुप ही है यहाँ पे चारों तरफ, और CH3 ही है तो यहाँ पे अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो sp3 है तो बोलो इसके ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए, इसके ऊपर हो गए बताओ, वो भी हम काउंट कर देंगे आगे। तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, पहले ये देख लेते हैं। नेक्स्ट भी आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, देखो 3 कार्बन से अटैच है, तो वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये भी आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट को देखें तो ये भी आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटैच वो 3 कार्बन एटम से अटैच है। देखो आपके इधर इधर अल्फा होंगे इसमें, ये इधर अल्फा होंगे, ये इधर अल्फा है, तो क्योंकि हमें अभी काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखो वो इधर CH3 है, ये इधर CH3 है, देखो ऐसे। और थर्ड जो बॉन्ड है जो एक बच गया वो यहाँ पे H होता है, कुछ भी ना दिखाई दे तो H होता है। नेक्स्ट वन प्राइमरी कार्बोकेटाइन है आपका, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर आपका अटैच है। नेक्स्ट भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये आपका इसके अंदर एस करेक्टर कम होगा क्योंकि ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो सिंगली बॉन्डेड है। स्ट्रक्चर 5 में डबली बॉन्डेड था, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो डिस्पर्सल को घटाएगा। अब हम बात करते हैं अल्फा की। तो पहले के अंदर बोलो कितने अल्फा हो गए आपके, यहाँ पे देखो CH3 था तो 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा, टोटल कितने 9 अल्फा हो गए। नेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो आपकी रेजोनेंस भी चल रही है, रेजोनेंस 2 डायरेक्शन से चलेगी। देखो देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से भी शिफ्ट हो सकते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से भी शिफ्ट हो सकते हैं, दोनों साइड से। तो रेजोनेंस प्लस रेजोनेंस इसलिए लिखा, प्लस इसके अंदर 3 अल्फा भी है जो ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट में देखेंगे तो रेजोनेंस एक ही साइड से चलेगी, देखो सिर्फ यहाँ से। ये रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, क्योंकि कंजुगेशन में है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। प्लस आपके अल्फा कितने हो गए बोलो इसके अंदर अल्फा कितने हो जाएंगे, ये 3 अल्फा ऊपर, और यहाँ पे ये क्या है, ये 2H है, देखो इसके ऊपर अटैच है 2H है, तो प्लस 2 अल्फा, 3 अल्फा प्लस में बोलो क्या हो जाएंगे इसके अंदर 2 अल्फा इधर। नेक्स्ट में देखेंगे तो सिर्फ आपके हाइपर कंजुगेशन चलेगी इसके अंदर, देखो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा। नेक्स्ट विनाइल कार्बोकेटाइन है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो तो लीस्ट स्टेबल होगा। नेक्स्ट के अंदर आपकी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लेकिन उसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चल जाएगी, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, देखो इस टाइप से डिस्पर्सल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, तो रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी यहाँ पे। तो ओवरऑल नेट रिजल्ट आपने देख लिया है। तो अभी आपने देखा था कि जिसके अंदर रेजोनेंस चली वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ज्यादा रेजोनेंस तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी। तो इसलिए जो एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा सबसे ज्यादा आपको किस में दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है। 2 के बाद देखो फिर कौन दिख रहा है, देखो 3। देखो सबसे पहले 2, 2 रेजोनेंस, उसके बाद 3, इसमें एक ही रेजोनेंस, देखो 2 के बाद हमने 3 लिखा। उसके बाद कौन, फिर रेजोनेंस किस में, स्ट्रक्चर नंबर देखो 6 में, फिर हमने 6 लिखा। उसके बाद कौन, देखो आपका हमने ये भी लिख दिया, स्ट्रक्चर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब बच गए कौन, अब बच गए आपके देखो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, देखो नंबर 1 इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए थे। उसके बाद देखो इसमें सिर्फ 6, उसके बाद देखो स्ट्रक्चर नंबर 4 है, देखो इसके अंदर सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है।
उसके बाद लीस्ट स्टेबल कौन था आपका, ये विनाइल कार्बोकेटाइन था। तो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएं डिफरेंट टाइप के, तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और स्टेबिलिटी ऑर्डर को बड़ी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर इन डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई, बात उन्हीं को ध्यान रखेंगे। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिया, आप इनमें देखें कि किसके अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है। देखो रेजोनेंस तो है नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंजुगेशन में नहीं है, ना डबल बॉन्ड के साथ, ना नेबरिंग कार्बन एटम जिसके ऊपर लोन पेयर हो वो भी नहीं है किसी के अंदर। तो नेक्स्ट हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। तो पहला टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो 3 कार्बन से अटैच है। देखो ये इधर तो CH3 होगा, ये CH2 है, देखो ये भी देखो CH2 है यहाँ पे। तो 3 कार्बन से देखो अटैच है। नेक्स्ट को देखेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट जिस एक तो इधर इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन है यहाँ पे, इसके 4 बॉन्ड हमने पूरे कर दिए। नेक्स्ट है ये CH2 हो जाएगा यहाँ पे। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, इसमें ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है उसके ऊपर देखो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर एक ही H है जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। हम इनमें काउंट करेंगे अल्फा। तो अल्फा बोलो कितने हो गए, अब बड़े ध्यान से देखें, देखो 3 अल्फा इधर, ये 2 अल्फा और प्लस 2 अल्फा। नेक्स्ट में देखें इसके अंदर इधर तो बोलो क्या हो गए, ये 2 अल्फा और इधर ये इस कार्बन एटम के ऊपर 1 अल्फा। नेक्स्ट में देखें तो सिर्फ 1 ही अल्फा है इस कार्बन एटम के ऊपर जो अल्फा पोजीशन वाला है, इसके ऊपर एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जिसके अंदर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उसमें उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी। सो द ऑर्डर ऑफ जो एक्सटेंट होगा डिस्पर्सल का वो किसमें सबसे ज्यादा होगा। सो द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर इन स्ट्रक्चर नंबर 1 देन 2 देन 3। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके सामने हमने उसी टाइप से ड्रा की। फिर इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। एरोमेटिसिटी इज डोमिनेटिंग ओवर द रेजोनेंस, इज डोमिनेटिंग ओवर द हाइपर कंजुगेशन। तो पहली स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड, ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रा की, पहली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर आप देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आगे जिस कार्बन से अटैच है, देखो ये CH2 होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन ये आगे ये CH2 ही है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वन को देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, हमें डिस्पर्सल यहाँ पे किस चीज का देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का। तो अब आप देखिए ध्यान से, पहली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, नेक्स्ट आपकी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट वन भी प्राइमरी है। तो सिर्फ इसी बात को ध्यान रखें तो आपको ये लगता है कि सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से। लेकिन अब हम देखते हैं वन बाय वन इनको डीपली। तो पहले वाले को देखा तो उसमें आपको क्या दिखाई दिया, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा जो कार्बोकेटाइन के साथ अटैच है, 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी। नेक्स्ट वाला जो पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर कार्बन एटम, ये CH2 है, देखो यहाँ पे CH2 है। तो आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए, इसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए, देखो इसके ऊपर ये CH2 है यहाँ पे। नेक्स्ट वन में तो देखो रेजोनेंस चल जाएगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। सो ड्यू टू द रेजोनेंस इट एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा। तो इसलिए आपके प्राइमरी कार्बोकेटाइन होने के बावजूद भी वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा। तो इसीलिए जो एक्सटेंट है डिस्पर्सल का पॉजिटिव चार्ज का वो क्या होगा, किसमें सबसे ज्यादा। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 इज मोर, उसके अंदर ज्यादा डिस्पर्सल होगा। देन स्ट्रक्चर नंबर 1 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप एक्सप्लेन करें स्टेबिलिटी को तो बड़े ध्यान से आपको देखना है ताकि आप गलत एक्सप्लेनेशन ना दे दें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो आपके डिफरेंट रिंग टाइप के कंपाउंड है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर रिंग। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पहला जो कंपाउंड है 3 मेंबर, उसके अंदर तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है, नेक्स्ट में 90 डिग्री का, नेक्स्ट में 107 डिग्री और लास्ट वाले में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और ये हम जानते हैं कि जो सिंपल हमारा कार्बोकेटाइन होता है उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120। तो मोर द डेविएशन फ्रॉम दैट नॉर्मल बॉन्ड एंगल विच इज द पार्ट ऑफ द कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन का मेन पार्ट है कि कार्बोकेटाइन के अंदर 3 बॉन्ड बचते हैं, तो 120 का ही बॉन्ड एंगल होना चाहिए वेस्पर थ्योरी के अनुसार, ताकि डिस्पर्सल, ताकि जो आपके
जो बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन है ताकि वो कम से कम हो। तो जो स्टेबिलिटी है वो डेविएशन फ्रॉम द बॉन्ड एंगल के आपके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसके अंदर 120 का वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जैसे ही 120 से दूर जाते चले जाएंगे तो मींस डेविएशन हो जाएगी, रिंग स्ट्रेन आ जाएगी, वो कंपाउंड कम स्टेबल हो जाएगा। तो सिर्फ इसी बात को अगर हम ध्यान रखें, सिर्फ इसी बात को कि द एंगल ऑफ स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन साइक्लोप्रोपाइल कैटायन एंड डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकैटायन टू साइक्लोपेंटाइल एंड मिनिमम इन साइक्लोहेक्साइल। तो सिर्फ इस बात को ध्यान रखें एंगल ऑफ स्ट्रेन को, तो आपको ये लगता है कि जो स्ट्रक्चर नंबर जो 4 है, पहले वाली जो साइक्लोप्रोपाइल वाली वो कौन सी आपकी स्ट्रक्चर नंबर, ये आपकी 1 हो गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर आपकी ये 2 हो गई। उसके बाद वाली स्ट्रक्चर नंबर देखो आपकी ये 3 है और लास्ट वाली स्ट्रक्चर नंबर आपकी क्या हो गई, 4। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, शुड भी लिखा है हमने, होनी चाहिए, देन स्ट्रक्चर 3, देन 2, देन 1, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे अभी हमने पहले ही बताया था, कुछ देर पहले जब हमने एक्सप्लेन किया कि जो साइक्लो प्रोपाइल है, जो 3 मेंबर रिंग है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है सिग्मा बॉन्ड के क्लीवेज के बाद, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो हम देखते हैं साइक्लोप्रोपाइल को। इसमें जो अल्फा और बीटा, कार्बोकेटाइन से अगला कार्बन अल्फा है, उसके बाद अगला बीटा है। तो अल्फा और बीटा के बीच जब हम क्लीवेज करते हैं, उन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब हम शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं उनको जब हम शिफ्ट करते हैं, देखो यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा हमने लिख दिया, इनको हमने शिफ्ट किया। उसके बाद जो अगला कार्बोकेटाइन बना, अब इसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी क्योंकि वो कंजुगेशन में आ गया डबल बॉन्ड के साथ, सो इट एक्वायर्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। रिंग स्ट्रेन होने के बावजूद भी सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज क्यों होता है, वो क्लीवेज तो सभी में हो जाना चाहिए, चाहे वो 4 मेंबर रिंग है, चाहे 5, चाहे 6 हो, हर एक के अंदर ही तो अल्फा बीटा पोजीशन होती है, तो सभी में ऐसा क्लीवेज तो होगा ही। लेकिन सिर्फ इसी के अंदर ऐसा कार्बोकेटाइन ये बनेगा आगे कि वो क्लीवेज होने के बाद वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो आपके डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में दिखेगा आपको। तो इट मींस इसके अंदर फर्दर डिस्पर्सल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का बाय द रेजोनेंस प्रोसेस। इसीलिए जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, इट इज मच मोर स्टेबल इवन देन द साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटाइन, इस डिस्पर्सल की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस चल पड़ी इसके अंदर। So the positive charge is in conjugation with the double bond and there occurs the dispersal of positive charge by the process called resonance. इसलिए ये जो फैक्टर है, रेजोनेंस फैक्टर है, ये रिंग स्ट्रेन फैक्टर के ऊपर डोमिनेटिंग कर गया एंड thus the delocalization positive charge increases, so stability increases in spite of the very high angle of strain in the cyclopropyl cation. अब अगर यही काम अगर हम करके देखें, देखो साइक्लोब्यूटाइल वाले में आप करके देखें, ये स्ट्रक्चर देखो बन गई। अब क्या आपका वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, नहीं है, तो इसीलिए इसमें फर्दर रेजोनेंस प्रोसेस नहीं चलेगी। आप साइक्लोपेंटाइल में देख लें, हमने वही अल्फा बीटा के बीच जो बॉन्ड था, अल्फा और बीटा के बीच जो बॉन्ड था, देखो उसका क्लीवेज किया, अल्फा और बीटा वाला ही क्लीवेज करना है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। ये अल्फा पोजीशन होती है, ये बीटा, ऐसे नेक्स्ट में देखो ये अल्फा है, उसके नेक्स्ट वाली जो बीटा है, उन दोनों बॉन्ड का क्लीवेज किया, इलेक्ट्रॉन को देखो आगे शिफ्ट किया, अब भी नहीं है देखो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। ऐसे ही साइक्लोहेक्साइल में आप देख लें, टूटने के बाद अल्फा और बीटा के बीच का जब हमने क्लीवेज किया, तो आप बड़े ध्यान से देखें, क्या आपका कार्बोकेटाइन जो बना अब, क्या वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में? नो, इट इज नॉट इन कंजुगेशन विद द डबल बॉन्ड, नो फर्दर रेजोनेंस टेक्स प्लेस, नो फर्दर डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस रेजोनेंस। तो इसीलिए सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो आ गई, बोलो किसके अंदर, आपके साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन के अंदर, इनमें ऐसा नहीं हुआ। तो बचा हुआ ऑर्डर सेम रहेगा, सिर्फ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारी ये थी कि सबसे कम स्टेबल है, देखो यहाँ पे नंबर 1 वो आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड इन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स and thus no delocalization of positive charge occurs, no delocalization of positive charge further occurs। इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो 1 वाला पहले आ गया, तो इसलिए 1 इज मोर स्टेबल देन 4 इज मोर स्टेबल देन 3 इज मोर स्टेबल देन 2। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कुछ प्रोसेस ऐसी देखेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, या रेजोनेंस फैक्टर बन गया उसमें। तो अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, किस कंपाउंड के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, उसी में ज्यादा होगा जिसमें आगे बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। तो कौन स्टेबल होता है वो पीछे अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये कार्बोकेटाइन बनते किन रिएक्शन के दौरान है, ये 2 रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन जनरली बनते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी बनते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी बनते हैं, एल्काइल हैलाइड्स में भी
बन जाते हैं क्योंकि वहां पे कौन सी रिएक्शन चलती है आपकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल में भी बन जाते हैं, जब आप एसिडिक मीडियम जब करते थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में आपने देखा था, वो टॉपिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मींस कार्बोकेटाइन जनरेट कैसे होते, कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकते हैं, उनमें से कुछ एक एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन की देख लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स की देख लेंगे, और उनमें फर्दर रीअरेंजमेंट भी हो सकती है फिर। तो बेसिक फैक्ट क्या है, हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबल द कार्बोकेटाइन मोर इजिली इट विल बी फॉर्म्ड, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। और बाद में ये फैक्टर तो हमें ध्यान रखने ही पड़ते हैं कि एरोमेटिसिटी फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द, ये सारी चीजें हम पीछे आपको बता ही चुके हैं। एग्जांपल लेते हैं, ये पहला, इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन ये है कि हमने 1 मोल 1 इक्विवेलेंट हमने H पॉजिटिव आयन डाल दिया तो क्या हो, आपके ये जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर हो, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन तो दिए जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ही दिए जाएंगे, लेकिन कैसे, फर्स्ट वे कि टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएं और फिर वो दे दिए जाएं H पॉजिटिव को, तो जो पीछे बचा हुआ कार्बन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कार्बोकेटाइन कैसा बना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर अगर हम इसके रिवर्स काम कर दें, देखो रिवर्स मतलब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दे, देखो हम इधर, देखो इस डायरेक्शन में, तो टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर हम ऐसा कर दें तो वो कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा बोलो, फिर वो आपका बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो बोलो विच वन इज फेवरेबल कंडीशन, कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। इसलिए ये जो शिफ्टिंग अभी हमने दिखाई ये नहीं होनी चाहिए, या होगी तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो बनेगा इसकी बनने के चांस कम होंगे, ये माइनर अमाउंट के अंदर बनेगा, और मेजर आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी होती है। तो ये इसका रीजन हुआ, वो हम फर्दर दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर इसमें इतनी है एंड सो ऑन, वो सारी चीजें हम नहीं देखेंगे, लेकिन फिर सिर्फ ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको फिर से बता देते हैं। देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसके अंदर वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके साथ वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो इसके अंदर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अगर आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर देखें, इसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल देखो रेजोनेंस से तो देखो हो जाएगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में फर्दर इसके साथ राइट साइड में देखें तो आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम भी हैं, तो इसके अंदर रेजोनेंस भी चल जाएगी, और आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो हाइपर कंजुगेशन भी होगी, तो दैट कार्बोकेटाइन गेट स्टेबलाइज्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। जैसे हमने पीछे पूछा, मान लीजिए यही दो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा कर दें, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी वाली, और सिर्फ इतना क्वेश्चन होता कि आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर स्टेबल, तो वो अभी आपको बता दिया गया है, और ये बातें हम पीछे एक्सप्लेन कर ही चुके थे। तो इसके अंदर रेजोनेंस चलेगी, प्लस में 3 अल्फा हो गए, इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम ही है, तो इसलिए आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से, तो मोर स्टेबल है, और ये प्राइमरी वाला लेस स्टेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इसके अंदर अगर हम दोबारा से वही देखें कि शिफ्टिंग किधर करें, मान लीजिए शिफ्टिंग हमने कर दी उधर, जैसे अभी आपको एरो हमने दिखाया, और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट कर दिया H पॉजिटिव की तरफ, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बना, टर्शरी। अगर इससे रिवर्स डायरेक्शन में हम शिफ्टिंग कर देते, रिवर्स रिवर्स का मतलब हम शिफ्टिंग किधर करते पाई इलेक्ट्रॉन्स की, देखो इधर इसी कार्बन की तरफ, देखो इधर, देखो ऐसे, तो क्या होता, तो जो बैक कार्बन एटम है पीछे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, उसके ऊपर क्या आ जाता बोलो, उसके ऊपर आ जाता पॉजिटिव चार्ज, और देखो ये इलेक्ट्रॉन हम फर्दर इसको दिलवा देते हैं ऐसे, देखो इस टाइप से, तो लेकिन वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाता। तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी वन, और जो ये पहले वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक तो रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी, जैसे आपको यहाँ से देखो ये चलती हुई दिख रही है रेजोनेंस, पाई बॉन्ड के साथ ही कंजुगेशन में, प्लस इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखो यहाँ पे ये CH3 दिख रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है क्योंकि ये CH2 है यहाँ पे, और दूसरे के अंदर अगर आप देखें तो ये रेजोनेंस भी चली इसके अंदर, देखो ऐसी बात नहीं इसमें रेजोनेंस नहीं चलेगी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, प्लस इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, देखो ये वाला, तो इसलिए टर्शरी इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी वन। और एग्जांपल लें इसके अंदर कि भाई इसके अंदर कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, तो अगर H पॉजिटिव जो हमने दिए तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन की हमने शिफ्टिंग दिखाई, देखो ये स्टेप से, और ये फर्दर H पॉजिटिव आयन को दे दिए, तो बैक कार्बन एटम के ऊपर कैसा आ गया बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखो क्या होगा, इसके अंदर ये होगा वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3 जो ग्रुप है, इससे भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, तो वो रिंग जिसके ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है, उसी रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच वो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इससे रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की देखो शिफ्टिंग करते,
रिवर्स डायरेक्शन में, तो देखो क्या होता, देखो अगर हम इधर शिफ्टिंग कर देते, देखो इस टाइप से, तो क्या होता, तो दूसरे कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, इधर शिफ्ट करके, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाते, देखो इधर, इधर इस H पॉजिटिव आयन को देखो ऐसे दे दिए जाते। तो अब आप देखें, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस तो दिखाएगा, लेकिन वो तो कॉमन फैक्टर है, रिंग तो दोनों में था, देखो इधर भी है ये रिंग, तो इधर भी है देखो रिंग, लेकिन इस रिंग के ऊपर CH3 नहीं है, यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप अटैच था, जो अपने प्लस इफेक्ट के द्वारा, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या कर देगा उसको, इंक्रीज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर आपकी बनी है, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी कोई रिएक्शन चलती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर एसिडिक मीडियम में चलती है, H पॉजिटिव आयन देने के बाद कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, जो सा कार्बोकेटायन बनेगा वही तो फर्दर रिएक्शन में अपने आप की इन्वॉल्वमेंट शो करेगा और फाइनल प्रोडक्ट उसी के बेसिस पे बनना होता है। तो इन छोटी बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो जब आप फर्दर रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसके दौरान जो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे आगे, क्योंकि ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आके कोई न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल वो कोई भी है, वो आपका Ca नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, वो किस कार्बन एटम के ऊपर करेगा अटैक, जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो जो ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटायन, उसके ऊपर ही तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इन बातों का इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक हमने ये स्टायरीन लिया, उसके बाद उसी टाइप से देखो इसके अंदर प्रोसेस वो सेम चलेगी। ये हम देख चुके हैं कि शिफ्टिंग किधर हो, पिछले एग्जांपल में हम दोबारा नहीं बताएंगे। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया स्ट्रक्चर नंबर 1। यहाँ पे जो पैरा पोजीशन है स्टायरीन के अंदर, सिंपल देखो बेंजीन रिंग के, देखो यहाँ पैरा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे सिर्फ H अटैच है, तो H एटम हैज नो इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने CH3 लगा दिया, तो उसी टाइप से देखो मूवमेंट होगी, लेकिन इसके अंदर CH3 क्या करेगा, अपने प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के द्वारा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को इंक्रीज कर देगा, स्पीड अप कर देगा। तो जो CH3 ग्रुप है यहाँ पे जो डिस्पर्सल करेगा, ये आपकी हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस के द्वारा डिस्पर्सल करेगा। यहाँ पे आप हाइपर कंजुगेशन लिख देंगे, हाइपर कंजुगेशन, H लिख देता हूं मैं यहाँ पे, H मीन्स हाइपर कंजुगेशन। तो ये पहले वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। थर्ड वाले को देखें तो वहां पे आपके देखो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो उसी टाइप से होगी बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उस रिंग के ऊपर कौन ग्रुप अटैच हो गया, वो आपके -I इफेक्ट वाला ग्रुप है, -R इफेक्ट वाला ग्रुप है, जिस पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसके डिस्पर्सल को नहीं होने देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इसलिए आपने क्या देखा, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे जल्दी बनेगा, स्ट्रक्चर 2 वाला कार्बोकेटायन सबसे जल्दी बनेगा, देन 1, और सबसे धीरे बनेगा स्ट्रक्चर नंबर 3 वाला। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन से कार्बोकेटायन की हुई बोलो, स्ट्रक्चर 2 वाला कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल देन 1 देन 3, और यही फर्दर रिएक्शन में अपने आप की इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, इन्हीं कार्बन एटम के ऊपर ही अब अटैच होगा। तो कोई आपसे पूछे कि फर्दर जो रिएक्शन है किस में जल्दी चलेगी, स्टायरीन में, पैरामिथाइल स्टायरीन में, पैरानाइट्रो में, अगर कंप्लीट रिएक्शन हम स्टडी करते तो पैरामिथाइल स्टायरीन के अंदर जो आपकी रिएक्शन चलेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो सबसे फास्ट होगी, देन सिंपली स्टायरीन, देन पैरानाइट्रो स्टायरीन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक इथीन लिया, एक प्रोपीन, एक 2 मिथाइल प्रोपीन। इनमें अगर हम इथीन में देखें उसी टाइप से रिएक्शन देखो, पाई इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किधर भी आप शिफ्टिंग दिखा दे इसमें तो आपके सिंपल ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से। नेक्स्ट जो कार्बन वो आपका अल्फा पोजीशन वाला है, 3H है इसमें। नेक्स्ट हमने लिया आपका प्रोपीन, इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाई, इस टाइप से शिफ्टिंग दिखाई कि टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हुए ताकि स्टेबल कार्बोकेटायन बने, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया। इसके अंदर आपके टोटल 6 है अल्फा, देखो राइट लेफ्ट, एक 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर। नेक्स्ट में आप देखेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 कार्बन चेन में है, स्ट्रेट चेन में, वो प्रोप हो गया, तो प्रोपीन था, एक मिथाइल लग गया नंबर 2 पे, 2 मिथाइल प्रोपीन। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन की देखो शिफ्टिंग की, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया यहाँ पे, पहले वाले में प्राइमरी बना था, फिर सेकेंडरी, फिर अब ये टर्शियरी कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है यहाँ पे। टोटल अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए इसमें, 9, 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस में ये 3 अल्फा। तो कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बना है, थर्ड स्ट्रक्चर वाला,
यहाँ पे 4 गलती से लिखा गया। तो ये जो स्ट्रक्चर नंबर 3 का जो कार्बोकेटाइन है दैट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड वन देन द फर्स्ट वन। ऑन द बेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन हमने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, किसमें जल्दी बनेगा कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा जल्दी बनेगा। इसलिए 2 मिथाइल प्रोपीन इज मोर रिएक्टिव देन द सिंपली प्रोपीन देन द इथीन वन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके सामने ये सिंपल हमने स्टायरीन लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हमने, ये जो एल्कीन पार्ट है इसके ऊपर चलेगी। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि जितना स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन वही आपका पहले बनेगा। तो देखो इसको हमने ये बताना है कि आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनना चाहिए। देखो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो कार्बोकेटाइन, देखो इसमें अगर टर्मिनल कार्बन की तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हैं तो जो कार्बोकेटाइन बनता है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन तो है ही, प्लस साथ के साथ ये प्राइमरी क्यों नहीं बनता, ये हम पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर तो 3 तो अल्फा पोजीशन है देखो इधर, और साथ के साथ इसमें एक प्रोसेस चलेगी दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन, क्योंकि इसमें कौन सी प्रोसेस चल जाएगी बोलो आपकी, देखो ये रेजोनेंस प्रोसेस इधर से चल जाएगी, रेजोनेंस की वजह से भी डिस्पर्सल होगा, प्लस 3 अल्फा है। दूसरे वाले में सिर्फ ये 2 अल्फा ही है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, सेकेंडरी वाला बनना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखो ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे नहीं होगी, क्योंकि ऐसे करेंगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, जो हमने दिखाया है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लेकिन ये बनने से ये तो कम स्टेबल है, अभी हमने रीजन भी बता दिया किस लिए कम स्टेबल है, तो मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, यही हमने लिया, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने के जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था आपका जो H पॉजिटिव था वो कहाँ पे करेगा अटैक, एक पॉसिबिलिटी तो आ गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसी को दूसरे तरीके से ड्रा करके कि अब हम शिफ्टिंग दिखाते हैं, क्योंकि देर आर 2 पॉसिबिलिटी फॉर द अटैक, एक पॉसिबिलिटी हमने शो कर दी है। नाउ द सेकंड पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। हम देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी, फिर हम देखेंगे नेट रिजल्ट के कौन सा कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। अगर जो जो इथीन वाले जो कार्बन एटम जो थे आपके कार्बन एटम उनके बीच में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करते तो वो कार्बोकेटाइन बने जो अभी हमने ऊपर दिखाए सेकेंडरी वन द प्राइमरी वन। अब हम जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है उनकी दिखाते हैं, देखो शिफ्टिंग हमने पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाई, इस टाइप से कार्बोकेटाइन बना जो कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये इसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस भी चलेगी देखो इस टाइप से, और प्लस इसके ऊपर ये अल्फा हाइड्रोजन एटम भी है, यहाँ पे अल्फा है क्योंकि ये CH2 है, देखो यहाँ पे ये भी CH2 है, तो रेजोनेंस प्लस में 4 अल्फा है इसके अंदर। अगर हम शिफ्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा दें, देखो इस टाइप से इधर ये करके और ये इस टाइप से दे दें तो क्या होगा, बैक कार्बन एटम के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये कंजुगेशन में नहीं है, ये किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो रेजोनेंस के द्वारा तो स्टेबिलिटी होगी नहीं। लेकिन वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आपके 2 अल्फा इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये CH2 ग्रुप है इधर, बोलो कौन है ये CH2, और एक आपका देखो यहाँ पे H अटैच, देखो इस कार्बन एटम के ऊपर देखो H है, तो सिर्फ आपके इसके अंदर क्या होंगे बोलो 3 अल्फा हो जाएंगे। तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, लेकिन किस वजह से, देखो रेजोनेंस है इस पहले वाले में, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना प्लस 3 अल्फा प्लस में 2 अल्फा, टोटल कितने हो गए बोलो 5 अल्फा हो गए। और इस नेक्स्ट वाले में देखे इसके अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस, रेजोनेंस तो है ही नहीं, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्या हो गया बोलो 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन निकाले, जैसे हमने पहले आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था, आपके सामने 4 कार्बोकेटाइन आ गए हैं, ये कोई कंपाउंड था आपके सामने, कोई रिएक्टेंट था, उसके ऊपर H पॉजिटिव का अटैक करवाया, अटैक करवाने के बाद देयर आर दीज 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी फॉर द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द H पॉजिटिव आयन, and thus there occurs the 4 possible carbocation. Out of these 4 possible carbocation, which one is the most stable? तो आपको दिख रहा है जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, यही बनना चाहिए। तो इट मींस अटैक कहाँ पे होना चाहिए, जो रिंग वाला जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर अटैक होता है, तभी ये टर्शरी कार्बोकेटाइन
बनता है, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस, और ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। मोर तो है ही इन दोनों में से मोर स्टेबल, और बिल्कुल चारों के अंदर से देखें तो ये इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द मोस्ट स्टेबल। ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस भी है, प्लस 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम इससे अटैच है, 5 हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो इसलिए देखो ऊपर हमने अब प्रोडक्ट दिखा दिया, देखो बनते हुए। प्रोडक्ट मींस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कौन सा बनना चाहिए वो हमने शो किया, और यही फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, यहीं से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जितने भी और कार्बोकेटायन बनेंगे, अगर उनकी वजह से जो प्रोडक्ट अगर बनता भी है तो वो बड़े ही, उनकी यील्ड बहुत कम होगी, वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनेंगे दूसरे कार्बोकेटायन वाला, अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर बनता है तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा है, दो कंपाउंडों में कंपैरिजन करवा दिया जाए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही चल रही हो, कार्बोकेटायन हमें जनरेट करना है। एक तो जनरेट करना है डबल बॉन्ड से, एल्कीन से, एक एल्काइन से। तो कहां से कार्बोकेटायन जनरेट इजीली होगा, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होंगे या एल्काइन? तो अब हमें वो देखना है। ये आपके सामने एल्कीन है, ये आपके साथ एल्काइन आगे ट्रिपल बॉन्ड है। आप ये जानते हैं कि जो एल्काइन है उस वाला जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कार्बन बोलो कैसा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है देखो। और आपके जो डबल बॉन्ड वाला है बोलो ये क्या है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके अंदर 50% एस करेक्टर है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 1s है 1p 50% है। ये 33% एस करेक्टर होता है इसके अंदर, 33% एस करेक्टर सिर्फ, तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन जब हम करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एटम अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखेगा अपने पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर स्ट्रांगली होल्ड करे रखेगा इसको, वो इजीली डोनेट नहीं करेगा H पॉजिटिव की तरफ। जब इसकी फॉर्मेशन हम शो करेंगे, देखो ये रिएक्शन हमने दिखाई आगे, और जब रिएक्शन हमारी चलेगी अब तो देखो जो डबल बॉन्ड हमने दिखाया उसके अंदर तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजिली चले गए, देखो मैंने दो दो एरो दिखाए हैं, इजिली डोनेट हो गए वहां पे। लेकिन अगर यही आपका ये कार्बोकेटाइन बन गया आगे, इजिली बन जाएगा एज कंपेयर टू ट्रिपली बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन को। देखो अगर हम शिफ्ट करते हैं आगे, जो ये स्ट्रक्चर बनेगी ये इतने इजीली नहीं बनेगी, ये इतने इजीली नहीं बनेगी। तो अभी आपने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम हैज 50% s character, more electronegative, these pi electron are most strongly held by that carbon atom, not easily be donated towards the H positive ion, and thus the carbocation will not be formed easily, इसलिए कार्बोकेटाइन इजीली नहीं बनेगा। तो बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, यही हमने ऊपर लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द, बोलो क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अलग अलग कंपाउंड थे, एक एल्कीन था एक एल्काइन, लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, इसी बात को ध्यान रखें, एक ही कंपाउंड दे दे देखो इसी टाइप से, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में देखो प्रेजेंट हो, एक ही कंपाउंड में देखो जैसे हमने लिखा, और आपस में कंजुगेशन में भी नहीं है एक दूसरे के साथ, ये ध्यान रखें, सेपरेटेड है ये। तो अभी हमने पढ़ा विच वन इज मोर रिएक्टिव, डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन द ट्रिपल बॉन्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही हम शिफ्ट करेंगे और यही आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं बनेंगे। लेकिन कब, अगर जब हमने एसिड को एक्सेस में नहीं डाला, जो एसिड हमने डाला है इसके 1 मोल इक्विवेलेंट ही डाले हैं, 1 मोल डाले हैं हमने, ज्यादा नहीं डाले, कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर H पॉजिटिव आयन डालते हैं तभी हम कंपैरिजन कर पाते हैं, नहीं तो रिएक्शन एक्सेस में करेंगे तो पहले एक जगह चलेगी रिएक्शन, फिर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर भी चलेगी एंड सो ऑन। वो तो देखो चलनी है, बात चल रही है जब हमने सिर्फ 1 मोल डाला तो उस वक्त कहां पर होगा पहले अटैक, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे वाला नहीं बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैक नहीं होगा, वो हम पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एक कंडीशन के, अगर देखो ये हमने दिखाया कि यहाँ से इजिली अटैक होगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हैं दोनों एल्कीन एल्काइन में और कंजुगेशन में है, एक ही कंपाउंड में है, तो उस वक्त कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो उस वक्त आपका ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू इजिली डोनेट किए जाएंगे एज कम्पेयर टू द डबल। ऐसा क्यों, वो पता चलता है जब हम उस रिएक्शन को करके देखते हैं, जब हम उस कार्बोकेटाइन को बना देते हैं। अब हम बना के देखते हैं, देखो हमने ये दोनों कंपाउंड लिखे और एक पहले कंपाउंड के अंदर हम देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो हमने शिफ्ट किया, देखो उसके शिफ्ट करने के चांस कम है, देखो कम है, हमने एक ही एरो दिखाया है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद देखो बैक कार्बन एटम की ओर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एक डबल बॉन्ड पहले था, एक डबल बॉन्ड अब बन गया, नाउ दीज टू डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। देखो दो डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में, कंजुगेटेड सिस्टम बन गया है।
प्लस में ये पॉजिटिव चार्जेस का तो डिस्पर्सल होगा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर वाले डबल बॉन्ड के साथ बोलो किस में है, कंजुगेशन में है, तो पॉजिटिव चार्ज का तो डिस्पर्सल तो ऐसे होगा ही होगा। लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जा रहे हैं रेजोनेंस के अंदर कंजुगेशन की वजह से, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये एक ऐसे कार्बन के हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये आप ध्यान रखें। देखो दो बातें हम बता रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल रेजोनेंस से हो रहा है, रेजोनेंस से जिन पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, दो डबल बॉन्ड भी आपस में कंजुगेशन में हैं, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। So because after the donating of pi electron cloud of the triply bonded carbon atom, the carbocation thus formed is more stable due to the presence of these two conjugated double bonds and the dispersal of positive charge by resonance through pi electrons of the sp2 hybridized carbon atom. आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर डबल बॉन्ड वाले आपके एल्कीन पार्ट वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर डोनेट किया जाता है H पॉजिटिव की तरफ तो क्या होता है। देखो हमने शिफ्ट किया, ज्यादा चांस है देखो अटैक करने के, ज्यादा चांस है इसके अटैक करने के। लेकिन जब को जो कार्बोकेटाइन बना, अब इस कार्बोकेटाइन के अंदर फर्दर डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा नहीं होगा। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन देखो कंजुगेशन में है इसके साथ, देखो रेजोनेंस तो चलेगी, लेकिन जो रेजोनेंस ऊपर चल रही थी वो ज्यादा रेजोनेंस थी, मोर थी रेजोनेंस, रेजोनेंस मैंने दो बार लिखा, देखो ज्यादा है रेजोनेंस, लेकिन इसमें रेजोनेंस थोड़ी कम चलेगी। क्यों चलेगी कम, क्यों इंक्रीज होगी रेजोनेंस, क्यों कम है लेकिन ऊपर वाले से, क्योंकि यहाँ पे वो कार्बन जिसके पाई इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट किए जाएंगे वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, वो स्ट्रांगली होल्ड किए रखता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अब आगे नहीं देगा यहाँ पे। तो मीन्स हमें ये देखना है कौन सा कार्बोकेटाइन जल्दी बना। तो ऊपर जो कार्बोकेटाइन नंबर 1 है जो ये इजीली बनेगा, देन द कार्बोकेटाइन नंबर 2, क्योंकि कार्बोकेटाइन नंबर 1 ज्यादा स्टेबल है। अगर आपके सामने दो स्ट्रक्चर ही हम ड्रा कर दें, मान लीजिए कार्बोकेटाइन 1 कार्बोकेटाइन 2, यही स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए आगे सामने आ जाए, बताओ इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कहेंगे। तो उस वक्त तो आप उन्हीं बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे जो आपको पहले बताई जा चुकी है। तो कार्बोकेटाइन 1 इज मोर स्टेबल देन द कार्बोकेटाइन नंबर 2। तो क्या हुआ कि आफ्टर डोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, the carbocation thus formed is less stable due to the absence of two conjugated double bonds and the dispersal of positive charge by resonance through more electronegative triply bonded carbon atom pi electron cloud। तो इस तरह से आपने देखा कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में होते हैं तो उस वक्त जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर वन मोल इक्विवेलेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ ये बातें हम तब बता रहे हैं जब हमने जो एसिड डाला है H पॉजिटिव डाला वो सिर्फ वन मोल इक्विवेलेंट है, वन मोल इक्विवेलेंट है। ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने ये रिएक्टेंट रख दिया, उसमें वन मोल आपने डाला H पॉजिटिव आयन, तो उस वक्त वो H पॉजिटिव कहाँ पे करेगा अटैक, वो ट्रिपली बॉन्ड के थ्रू करेगा या डबल बॉन्ड के थ्रू, तो वहां से करेगा अटैक जहां से आगे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। तो इसका मतलब पहले वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, दूसरे वाला कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी वन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, दो कंपाउंड हमारे पास, एक तो एल्कीन है और एक आपके अल्कोहल है। पीछे हमने देखा था ना फॉर्मेशन जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में कि फ्रॉम वेयर द कार्बोकेटाइन कैन बी जनरेटेड, तो आपने देखा था कार्बोकेटाइन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्कीन, एल्काइन, साइनाइड्स, नाइट्राइल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम आपके NH2, फ्रॉम द ईथर्स। तो अब फिलहाल जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कहां से कार्बोकेटाइन इजीली बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम देख रहे हैं कि एल्कीन से बनेगा या एल्कोहल से। तो अब देखें एल्कीन से जब बनता है तो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टिंग होती है जिन इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपके कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो आप ध्यान से देखें, जब जनरेट होता है कार्बोकेटाइन तो उस वक्त द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द H पॉजिटिव आयन आर द पाई इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन। हमने वर्ड यूज किया लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन, तो लूजली बाउंड जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इजिली शिफ्ट हो सकते हैं, इजिली कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन एल्कोहल्स के केस में जब हम देखेंगे तो देखो हमने क्या लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज्यादा होगी डबल बॉन्ड की OH से, क्योंकि इन एल्कीन्स द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ वीकर पाई बॉन्ड। अब हम देखते हैं एल्कोहल्स की कि एल्कोहल में क्या है। देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिए, देखो यहाँ पे ये लोन पेयर ऑक्सीजन देगा, देखो ऐसे जैसे अब हम बता रहे हैं। लेकिन जब लोन पेयर ऑक्सीजन देगा तो उससे तो कार्बोकेटाइन नहीं बना, कार्बोकेटाइन तो कब बनेगा,
कि ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर, देखो हमने अगला एरो दिखाया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिया H पॉजिटिव आयन को, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अब पीछे जो कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, तब जाके कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ कार्बोकेटायन बनने के लिए, देखो इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ये जो बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो अल्कोहल के अंदर कार्बोकेटायन जब बनता है जब सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। तो मींस एंड इन अल्कोहल द कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड which is present in between the C and the O atom। तो कौन सा बॉन्ड वीक है, कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा, पाई बॉन्ड इजीली टूट सकता है। तो इसीलिए एल्कीन्स जो है उनके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो इजीली टूट सकता है, उनकी शिफ्टिंग इजीली होती है और एकदम कार्बोकेटायन बन जाएगा। जबकि अल्कोहल्स के अंदर कार्बोकेटायन का जो बनने का जो रेट होगा वो कम होगा। हम बात रेट की कर रहे हैं, विच आर मोर रिएक्टिव, एल्कीन्स या ये जो अल्कोहल्स थे, किन के अंदर कार्बोकेटायन इजीली बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये बातें तभी की हम आपको फिर बता दें जब हमने 1 मोल H पॉजिटिव आयन डाला है, सिर्फ 1 मोल, तब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक ही कंपाउंड ले लिया, हमने एलाइलिक अल्कोहल ले लिया। देखो एलाइलिक अल्कोहल कौन होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अगले कार्बन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, OH, सो इट इज कॉल्ड एलाइल अल्कोहल। तो एक ही कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर आपके डबल बॉन्ड भी आ गया, OH भी आ गया, तो अब और 1 मोल ही डालेंगे H पॉजिटिव आयन तो क्या हो, तो कहां पे हो अटैक। तो मान लीजिए हम दिखाते हैं सबसे पहले, जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि भाई आपके जो डबल बॉन्ड है वहां पे अटैक होना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड्स टूटेंगे वहां से, वो वीकर बॉन्ड होता है, इजिली टूटना चाहिए। और एल्कोहल के थ्रू अटैक करवाएंगे तो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, तभी तो आपके कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन जब एलाइल अल्कोहल होते हैं तो उसमें क्या होगा, तो देखो दोनों केस हम लेते हैं, पहले हम अटैक करते हुए दिखाते हैं पाई बॉन्ड के थ्रू। तो ये कार्बोकेटायन आपका बन जाएगा, तो ये जो कार्बोकेटायन आपका बन गया, अब हम देखते हैं अल्कोहल के थ्रू। अल्कोहल के थ्रू जो बनते हैं तो देखो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो डोनेट किए गए H पॉजिटिव की तरफ, देखो सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज हो गया, अब कार्बोकेटायन बन गया। अब देखना है कौन सा कार्बोकेटायन इजीली बनेगा, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 से के अंदर जो कार्बोकेटायन बना है उसको स्ट्रक्चर नंबर 1 कह देते हैं, कार्बोकेटायन बन गया। ये स्ट्रक्चर नंबर 2, कार्बोकेटायन नंबर 2 बन गया। विच वन इज मोर स्टेबल नाउ, स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, जो कार्बोकेटायन है, उसका डिस्पर्सल किससे होगा, राइट साइड में देखो 3 अल्फा है, लेफ्ट साइड में 2 अल्फा है, टोटल 5 अल्फा, मींस हाइपर कंजुगेशन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, सो द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर, जैसे हमने पहले ही बताया था। तो कौन सा कार्बोकेटायन इजीली बनेगा, बोलो, ये सेकंड वाला किसके थ्रू बना है, आपके जब आपका वाटर लॉस हुआ, जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। तो वही हम बता रहे हैं कि जो आपके रेट ऑफ जो रिएक्शन है, नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ OH इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड व्हेन द अल्कोहल इज द एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इस बात को ध्यान रखेंगे, because the carbocation formed through the double bond is not resonance stabilized, while the carbocation formed through OH group is resonance stabilized। इसलिए rate of reaction OH की greater होगी than the double bond when these two OH and the double bond are present in the same group, same compound। और same compound में भी कैसे, एलाइलिक पोजीशन के ऊपर OH होना चाहिए। एलाइलिक पे नहीं है, दूर है, फार अपार्ट है, तो आपका बेसिक रूल चलता रहेगा, फिर आपके डबल बॉन्ड के थ्रू ही आपका फिर अटैक होगा। फिर किसके थ्रू ही अटैक होगा, आपके डबल बॉन्ड के थ्रू ही अटैक हो जाएगा। तो ये थी आपकी सारी बातें कि आपके स्टेबिलिटी हमने एक्सप्लेन की कार्बोकेटाइन की, कि कौन कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी देखी कि कोई कंपाउंड है, उनके अंदर कोई रिएक्टेंट है, उनके अंदर जब हमने कार्बोकेटाइन जनरेट करना है तो किसमें कार्बोकेटाइन इजीली जनरेट होगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो जल्दी से जनरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू।